हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के इम्पोर्टेंस क्या है और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, हम कैसे उनको डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए आज हम इनके कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। हम कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग में ऐसी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं जो हर किसी जो एक्सपोर्टर है उनको फेस करने पड़ते हैं। जैसे अलग कल्चर होता है, अलग लैंग्वेज होती है, अलग आपका इंटरेस्ट, फैशन, बाइंग पावर, हर चीज़ अलग होती है दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल लेवल पर। तो उन चीज़ों को हम एक एक पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ह्यूज फॉरेन इंडेप्टनेस। सबसे पहला है ह्यूज फॉरेन इंडेप्टनेस, यानी कि वर्ल्ड में बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री और छोटे छोटे देश हैं जो फॉरेन इंडेप्टनेस से ग्रस्त है, जो फॉरेन इंडेप्टनेस से पीड़ित है, जिनके कारण कुछ राष्ट्रों के लिए इंटरेस्ट को पे करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, यानी इंटरेस्ट वो पे नहीं कर पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनका इंटरनेशनल मार्केटिंग में टिके रहना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है। एक सेकेंड, पेन चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है इसलिए ब्लैक ले लेते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट ह्यूज फॉरेन इंडेप्टनेस। सेकेंड है अनस्टेबल गवर्नमेंट्स। हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में हैं तो हर कंट्री की हर सरकारें परिवर्तित होती रहती है, जिसकी वजह से एक इंटरनेशनल मार्केटर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। जैसे कि वर्ल्ड में ऐसे बहुत से कंट्री है जो इंडेप्टनेस से, इनफ्लक्चुएशन से या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से पीड़ित है, और जिसका एक ही परिणाम है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि अगर अस्थायी सरकार है तो वो उनके प्रॉफिट को और उनके नेशनलाइजेशन को खतरे में डाल रही है। क्लियर है? फिर थर्ड है आपका फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम। फॉरेन एक्सचेंज प्रॉब्लम उच्च ऋणग्रस्तता तथा आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता एक देश की मुद्रा के मूल्य में कमी लाती है, यानी कि अगर आप डेब्टनेस या फिर आपकी पॉलिटिकली अगर अनस्टेबल कंडीशन है तो वो हर कंट्री की जो करेंसी होती है उसमें वो डिवैल्यूएशन लाती है, जिसकी वजह से आपको एक हार्ड करेंसी में पेमेंट करना पड़ सकता है और जिससे एक इंटरनेशनल मार्केटर को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर फोर्थ है आपका रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही तथा नौकरशाही। रेड टेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी अनेक फर्म जो होती है वो बहुत सारी ऐसी फर्में हैं जिन पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगे होते हैं। जैसे अगर हम जैसे वे जॉइंट वेंचर को प्रायोरिटी दे रहे हैं तो जिसमें वो पार्टनर डोमेस्टिक लेवल का है या फिर बड़ी संख्या में अगर वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है या टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो अपने हिसाब से रेस्ट्रिक्शन और रूल्स ऑन रेगुलेशन बना सकता है। स्पेशली जॉइंट वेंचर में जैसे दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, ए और बी ने मिलकर, ये है हमारे
जापान के, ये है हमारे यूएस के। इन दोनों ने मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया एक्स नाम का, ठीक है। जापान की जो हिस्सेदारी है वो है हमारी 60% और यूएस की है 40%, जिसकी वजह से जापान रूल्स ऑन रेगुलेशन बी पर यानी यूएस कंट्री पर ज़्यादा लगा सकती है। तो इस तरह से ये हमारा ब्यूरोक्रेसी और रेड टेपिज्म एक खतरा है, एक चैलेंजेस है जो फेस करना पड़ता है हर किसी इंटरनेशनल मार्केटर को। फिर नेक्स्ट है हमारा टैरिफ एंड अदर ट्रेड बैरियर्स। टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स, अदर ट्रेड बैरियर्स, यानी तटकर तथा अन्य व्यापार बाधाएं। प्राय सरकार उन्हें उद्योगों के संरक्षण हेतु बहुत ज्यादा ट्रेड एंड टैरिफ, एक सेकेंड, कि बहुत सारी सरकारें हमेशा क्या करती है कि अपने जो उद्योग है, अपनी जो फर्म है, उनके प्रोटेक्शन के लिए बाहर की जो भी फर्म्स और जो भी मार्केटर्स आते हैं उन पर टैरिफ जो होता है, जो तटकर होता है, वो बहुत ही हाई लगाती है, जिससे वे अदृश्य व्यापार की बाधाओं का सहारा, यानी हाई टैरिफ लगाने से उनको ज्यादा नुकसान हो सकता है और धीरे धीरे वो अपनी परमिशन और उनमें भी वो कमी लाती है, जिससे महंगे जो उत्पाद है उनकी मांग करने में एडजस्टमेंट किया जा सके। फिर है हमारा फिर नेक्स्ट है हमारा करप्शन। करप्शन यानी करप्शन कैसे चैलेंजेस हो सकता है कि सभी राष्ट्रों में सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ले लिया है। जैसे उदाहरण के लिए 1977 के तहत अमेरिका प्रबंधकों पर रिश्वत लेने या देने पर प्रतिबंध है, लेकिन अन्य देशों के प्रतिस्पर्धा पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध या सीमा नहीं है। करप्शन दे सकते हैं और ले सकते हैं, सिर्फ अमेरिका में ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग। टेक्नोलॉजिकल पायरेटिंग का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजिकल चोरी। एक कंपनी अपने प्लांट फॉरेन में अगर स्टैब्लिश करती है, इस बात से फॉरेन जो मैनेजर्स है वो काफ़ी टेंस हो जाते हैं। उसके उत्पाद को किस प्रकार बनाया जाए, कंपटीशन से किस प्रकार compete किया जाए, तो इन सारी चीज़ों से भी आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फिर है हमारा हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन अडेप्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कम्युनिकेशन अडेप्शन यानी कि उच्च उत्पाद लागत एवं संप्रेषण अनुकूल। एक कंपनी जो विदेशी बाजारों में प्रवेश करने जा रही है, जो फॉरेन मार्केट में एंट्री कर रही है, के लिए प्रत्येक विदेशी बाजार का बारीकी से अध्ययन करना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर कोई फॉरेन मार्केट में एंटर कर रहा है तो उसके लिए उस मार्केट को एनालाइज करना, स्टडी करना बहुत जरूरी है, जो उसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरणों से निकटतम रूप से संबंधित हो। तो इसलिए उनको हर एनवायरनमेंट से, उनको जिस मार्केट में वो काम कर रहे हैं उसका कल्चर, लैंग्वेज, इकोनॉमिकली जो भी इश्यूज है, टेक्निकल या फिर पॉलिटिकल इश्यूज, लीगल इश्यूज, इन सब के बारे में उनको पता होना चाहिए। तो इन सब में प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। क्लियर है, ये भी एक चैलेंज है। फिर उसके बाद आता है लास्ट हमारा शिफ्टिंग बॉर्डर्स, सीमा परिवर्तन। यानी सीमा परिवर्तन का मतलब ये है कि विपणन में राष्ट्रीय सीमाएं भी अहम होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये देश की सीमाओं के भीतर रहने वाले
व्यक्तियों के आर्थिक व्यवहारों को निरूपित करती है, यानी जो देश के अंदर रह रहे हैं उन लोगों को फॉर्मेट करती है, तथा बाइंग जो भी बिहेवियर है उसमें भी भूमिका निभाती है। सीमाओं में परिवर्तन का आशय यह है कि विपणनकर्ताओं के लिए लक्ष्य गतिशील हो रहे हैं, यानी कि शिफ्टिंग बॉर्डर्स का सिंपल सा मीनिंग यह है कि वो अपनी सीमाओं के बाहर जाकर काम कर रहे हैं, तो यानी उनको लक्ष्य बड़ा रखना है, गोल बड़ा रखना है, गोल किस तरह से मैनेज करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे, ये सब भी एक अलग प्रॉब्लम है, अलग चैलेंजेस है, क्योंकि सेम कंट्री में सेम बॉर्डर में अगर ये चीज आपको प्रोडक्ट बनानी है तो प्रोड्यूसर इजीली बना सकता है, पर अगर आपको वो बाहर की कंट्री में सेल करना है, बाहर की कंट्री में प्रोडक्ट स्टैब्लिश करना है वहां आपका मार्केट में, तो आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। हमने चैलेंजेस खत्म कर लिए हैं, चैलेंजेस को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट कैसा होता है, यानी कि वातावरण कैसा है, कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन का वातावरण कैसा है। चलिए मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू the controllable and uncontrollable force that influence upon the marketing decision making of a firm globally। अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण से तात्पर्य ये है कि नियंत्रणीय और बेकाबू ताकतों से है जो विश्व स्तर पर एक फर्म के विपणन निर्णय लेने पर प्रभाव डालते हैं। कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल यानी कि नियंत्रणीय और अनियंत्रणीय ताकत जो है उन सब का हमारे डिसीजन पर, हमारी फर्म पर कितना इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट से तात्पर्य उन घटकों या शक्तियों से हैं जो प्रत्येक विपणन फर्म के कार्य संचालन को प्रभावित करती है। क्लियर है? फिर है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज द कंप्राइज्ड ऑफ दोज कंपोनेंट which shape policies, programs and strategy of an international marketers। अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण में वे घटक शामिल होते हैं जो एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार की नीतियों, कार्यक्रमों, रणनीतियों को आकार देते हैं या बनाते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है इन शॉर्ट कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट उन फैक्टर्स को बोलते हैं जो हमारी पॉलिसीज को, हमारी स्ट्रेटजीज को और हमारे प्रोग्राम को इफेक्ट करती है। वो सारे फैक्टर्स किस में आते हैं? इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। क्लियर है यहां तक? इन अदर वर्ड्स इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट, एक सेकेंड, environment consists of global force such as economic, social, cultural, legal and geographical and
ecological forces that affect international marketing decision, affects international marketing डिसीजन। अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कानूनी और भौगोलिक परिस्थितियों की ताकतों से बहुत वर्ल्ड वाइड की ताकतें, फोर्सेस इंक्लूड हो जाती है जो हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग के डिसीजन को इफेक्ट करती है। इसलिए इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन फोर्सेस को, जिनको हम इंटरनल और एक्सटर्नल के नाम से जान सकते हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट को समझ लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट वो होता है जो अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल, चाहे लीगल हो, सोशल फैक्टर्स हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर्स हो या गवर्नमेंट फैक्टर्स हो, या किसी भी तरह का कोई भी ऐसा फैक्टर कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल जो हमारे पॉलिसीज को, हमारी प्रोग्राम्स को, हमारे स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं, मेजर एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट में सहयोग निभाती है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी पारस्परिक निर्भरता। एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वातावरण और विपणन एक दूसरे से म्यूचुअली इफेक्ट करते हैं, जैसे फैशन, ट्रेंड, कंपटीशन, डिमांड, सप्लाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीजें। फिर सेकेंड है हमारा डायनामिक गतिशीलता, यानी कि वातावरण के समस्त घटक, चाहे वो आर्थिक नीतियां हो या सामाजिक नीतियां हो या लीगल एस्पेक्ट्स हो, हर कोई चेंज होता रहता है, इसलिए हमको इस फैक्टर को भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। जितना इजी लगता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में हम सरवाइव कर पाएंगे, उतना है नहीं। यानी कि अगर हमको इंटरनेशनल मार्केटिंग में कदम रखना है तो हमको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स के इफेक्ट्स को एनालाइज और इवेलुएट करना होगा। उन्हीं के बाद हम अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, यानी अनियंत्रणीय घटक। ये क्या होते हैं कि जैसे वातावरण की कुछ दशाएं, जैसे डिमांड, डिजाइन में चेंजेस, आदत में चेंज हो जाना, तो वो सारी चीजें अनकंट्रोलेबल होती है और इन पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में बेहद ध्यान देना होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्किल्स, यानी कौशल। व्यापार के वातावरण के दुष्परिणामों से बचने के लिए एक व्यावसायिक उपक्रम में अनुकूलशीलता यानी अडेप्टेबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी दोनों का स्किल, दोनों का गुण होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आंतरिक और बाहरी वातावरण, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। आंतरिक वातावरण वो होता है जो इंटरनल एनवायरनमेंट वो होता है जो संस्था के अंदर का वातावरण हो, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जिन पर बाहर या फिर कंपनी का या फिर फर्म का किसी भी तरह का कोई भी कंट्रोल नहीं हो, और इंटरनल पर फर्म अपना कंट्रोल कुछ हद तक रख सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफिकल लिमिट्स।
जियोग्राफिकल लिमिट यानी भौगोलिक सीमाएं, प्रत्येक व्यवसाय के बाहरी वातावरण की एक भौगोलिक सीमा होती है, वो उसके स्कोप, वर्क स्कोप के अनुसार बढ़ती और घटती रहती है। फिर है हमारा सोर्स ऑफ मीन्स एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि साधन और सूचनाओं का स्रोत। प्रत्येक फर्म वातावरण से अपने लिए आवश्यक संसाधन जैसे कच्चा माल, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर, इन सब की जरूरत होती है और उनकी सूचना भी प्राप्त करनी होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा कंप्रहेंसिव मार्केट, यानी विस्तृत बाजार। विस्तृत बाजार का मतलब यह है कि एक संस्था को हर किसी वातावरण में अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवानी जरूरी है। क्या हुआ? इस तरह से ये हमारा कंप्रहेंसिव मार्केट है जहां पर हर एनवायरमेंट में हर चीजें आपको प्रोवाइड हो सकती है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरमेंट को ध्यान रखना और उसको एनालाइज करना है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।